सारी ऐसी जातियां हैं जो अलग अलग टाइटल लगाती हैं। टाइटल की गिनती नहीं है भैया, जाति की गिनती है। और इस देश के भीतर पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची है और उसी सूची के आधार पर ओबीसी का सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ओबीसी का सब सर्टिफिकेट बनता है, उसी केवल करना क्या है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका जो एक सूची और अलग से बनाना है, उनको बना करके लोग, लेकिन ये इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन अपने मुंह से, अपने लाइन से, अपने शब्दों में ये नहीं कहा है कि इस देश के भीतर जाति जनगणना कराएंगे। 52% ओबीसी की आबादी आज भारत सरकार भी मानती है और उसी आंकड़े के आधार पर 27% जो है रिजर्वेशन लागू है। लेकिन अभी तक 27% ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप सी हो या ग्रुप डी भी हो, उसमें भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला है। आबादी हमारी 85% है, 88% है, 90% है, लेकिन जब अगर लड़ाई की जरूरत होती है तो हम टुकड़ों में बटे रहते हैं। सबसे पहले मैं इस बहुत जरूरी विषय पर, इस संवाद के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, समारोह के आयोजन के लिए प्रोफेसर सूरज मंडल जी का और डॉक्टर रतन लाल जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप जब भी इस देश के भीतर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सामाजिक न्याय के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जब माकूल समय होता है, उस पर आप न केवल ईमानदारी से जाति जनगणना 2027 जरूरी है, इस विषय पर मैं समझता हूं कि आज सबसे जरूरी समय है, सबसे माकूल समय है, जिस पर बातचीत करना जरूरी है। और खासतौर से जो सामाजिक न्याय के भीतर पिछड़े दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आपस में बातचीत करने की जरूरत है। हम कहते तो साथियों हैं कि आबादी हमारी 85% है, 88% है, 90% है, लेकिन जब अगर लड़ाई की जरूरत होती है तो हम टुकड़ों में बटे रहते हैं। ये टुकड़ों में बंटने के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या और कोई भी पार्टी हो, हमारा राजनीतिक लाभ उठाती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं हजारों साल से जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लेकिन जो ये पिछले 10-12 साल के भीतर का जो राजनीतिक सामाजिक जो अभियान है वो अलग तरीके का है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने एक ऐसे नेता को सामने ला करके और ये कहा कि देश को जो है सबसे पहला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रधानमंत्री देने जा रही है, लेकिन जब ओबीसी प्रधानमंत्री की बात होती है और ओबीसी के प्रधानमंत्री छाती पीट करके संसद के भीतर कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, सभाओं में कहते हैं कि मैं पिछड़ा ही नहीं है तो पिछड़ा हूं, लेकिन जब नीतियां निर्माण की बात आती है साथियों तो ईडब्ल्यूएस लेकर के आते हैं। मैं ईडब्ल्यूएस के पक्ष में या विरोध में बात एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिहार से आता हूं। पिछले बार नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ों को जो 20% आरक्षण मिलता है, उसको एक डेटा मांगने के लिए कि इसका डेटा नहीं है और इस वजह से चुनाव 4 दिन के बाद मतदान है, उस चुनाव को हाई कोर्ट स्थगित कर देती है। लेकिन इस देश में ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो बिना कोई डेटा के, बिना कोई आंकड़ा के, बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई आधार के, बिना कोई संवैधानिक बेस के लागू किया जाता है। 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर लागू किया जाता है। प्रधानमंत्री का दावेदार और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके रखता है तब वो सत्ता में नहीं आती है, लेकिन जब एक नरेंद्र मोदी नामक तथाकथित पिछड़े वर्ग के, जो राहुल जी नकली पिछड़े कहते हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। एक पिछड़े वर्ग के नेता को सामने ला करके और कहती है कि हम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर देने जा रहे हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस 272 के जादुई आंकड़े को पार करती है, इसका मतलब यह है कि ताकत कहां है। ताकत पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग की जो वोट की ताकत है उसमें है, और उस ताकत से भाजपा आरएसएस सत्ता में आती है। लेकिन करती क्या है? लेटरल एंट्री करती क्या है? ठेकेदारी पे नौकरी करती क्या है? आजकल मैं जब एक आंकड़ा देख रहा था एआई से और गूगल से जब सर्च कर रहा था, तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि कहने के लिए तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन 1992 से इस देश पे लागू है। 52% ओबीसी की आबादी आज भारत सरकार भी मानती है और उसी आंकड़े के आधार पर 27% जो है रिजर्वेशन लागू है। लेकिन अभी तक 27% ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप सी हो या ग्रुप डी भी हो, उसमें भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला है। हमने देखा कि एक राज्यसभा में
प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि 16%, 17% ओबीसी को ग्रुप ए और बी में जो है रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, और ग्रुप बी और सी में 20%, 21%, 22% ओबीसी को रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। लेकिन अगर 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को है तो 27% प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे भीतर है। लेकिन सवालों को लेकर के बहुत सारे हमारे लोग जागरूक इस तरीके से नहीं है कि हम वोट के रूप में परिवर्तित कर सकें। जब हम वोट देने जाते हैं तो हम हिंदू बना दिए जाते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम कुछ और बना दिए जाते हैं। लेकिन जब सामाजिक न्याय का सवाल आता है तो भाजपा और आरएसएस जो है पीछे ओबीसी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट लेती है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आज जब 1931 के बाद पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, जब ये जाति जनगणना का सवाल आया है, मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहली बार इस देश के भीतर पक्ष या विपक्ष में से कोई एक बड़ा नेता संसद के भीतर खड़ा होकर के कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना करा करके रहेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ओबीसी कहते हैं कि मैं पिछड़े जाति का हूं, तो आप जाति जनगणना कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी जब ये अभियान पूरा चलाए एक सम्मेलनों के माध्यम से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने कैबिनेट के हवाले से कहा, वो भी खुल करके नहीं कहा। हम उस पर यकीन कैसे कर रहे हैं आज भी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन अपने मुंह से, अपने लाइन से, अपने शब्दों में ये नहीं कहा है कि इस देश के भीतर जाति जनगणना कराएंगे। एक कोई अदना सा कोई कैबिनेट का कोई ऑफिसर या कोई कैबिनेट का कोई खबर निकल करके आती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन अगर जाति जनगणना का सामने में आया, जिसको लेकर के आज सूरज मंडल जी और रतन लाल जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, जैसा कि 2011 के बाद एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया था और उसमें यह किसी कारणवश त्रुटि रह गई थी कि ओबीसी का कॉलम नहीं था, उस वजह से लाखों जाति आ गए। आज जब एक जाति के, जैसे मैं तेली जाति का हूं, तो तेली जाति में साहू भी लिखते हैं, साहू भी लिखते हैं, गुप्ता भी लिखते हैं, तरह तरह की जो है टाइटल लगाते हैं। तो एक ही जाति का 10 टाइटल आएगा तो 10 जाति वो गिनती कर देंगे, दूसरे जाति का 10 टाइटल, यादव जाति में कोई राय लिख देंगे, कोई यादव लिख देंगे, कोई कुछ और लिखते हैं, तो आप उसकी अलग अलग गिनती करा देंगे। और भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अलग अलग टाइटल लगाती हैं। टाइटल की गिनती नहीं है भैया, जाति की गिनती है। और इस देश के भीतर पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची है और उसी सूची के आधार पर ओबीसी का सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ओबीसी का सब सर्टिफिकेट बनता है, उसी केवल करना क्या है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका जो एक सूची और अलग से बनाना है, उनको बना करके लोग, लेकिन ये इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़े विमर्श की जरूरत है। और खास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, जो खासतौर से सोशल मीडिया पर रहते हैं, मैं देखता हूं कि आरक्षण के विरोध में अगर कोई बात आती है तो बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन आरक्षण के जो पक्ष में जो हमारे तर्क है, जो हमारी बातचीत है, वो बहुत जल्दी फैलती है। ज्यादा सोशल मीडिया पर हम ज्यादा उसकी पहुंच नहीं बना पाते हैं, बावजूद इसके कि हमारी संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर बहुत प्रभावशाली तरीके से काम नहीं करते हैं। इसलिए हमको ये जरूरत है बोलने की, हमको जरूरत है आवाज उठाने की। साथियों, मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः आप दोनों नेताओं का मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं कि ठीक है कि ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब आप एक बैनर लगाते हैं, इसका मतलब यह है, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप अगर इस तरह का एक बैनर लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठे लोगों को, विपक्ष में बैठे पार्टियों को, और भी जो समाज की मुख्य धारा में, जो इस पूरे संरचना में, शक्ति संरचना में बैठे हुए लोग हैं, उनको यह मैसेज जाता है कि हम अभी जिंदा हैं और हम आपसे टकराने के लिए तैयार हैं, इस बुनियाद पर कि आप अब सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र को सिर्फ अपने स्याही से लिखने का काम नहीं कर पाएंगे। हम अपना इतिहास अब खुद लिखने के लिए भी तैयार होंगे। आने वाले समय में ये बिल्कुल, अगर हमारी एकता बनी रही, आज की तारीख में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, कभी कोई और कुछ बोलेंगे, इनको न निगलने में बन रहा है, न उगलने में बन रहा है। इस देश के भीतर जब 118% यूजीसी के रेगुलेशन को, यूजीसी ने ही रिपोर्ट दिया कि 18% जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ भेदभाव है। जो आंकड़े रिपोर्ट किए गए होंगे वो 118% है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े नहीं आए होंगे, अगर सचमुच में सारे आंकड़े भेदभाव के आ जाए तो वो 500% हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद जिस नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बताया जाता था, उसको 2 मिनट में यही जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थन के लोग हैं, उन्होंने 2 मिनट में तेलिया बना दिया। जूतों से उनके फोटो पर और उनके चौराहों पर जो है जूतों से पीटा गया। उनके फोटो पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर सामाजिक न्याय के पक्ष में दलित ओबीसी का संगठन, दलित ओबीसी का कोई नेता अगर खड़ा होता है तो उस पर एफआईआर हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के तस्वीर के ऊपर सभा चौराहे पर, चौक चौराहों पर जो है उनको पीटा गया और पुलिस सामने थी, लेकिन पुलिस शायद अंदर से आराधित हो रही थी या अंदर से आघोषित समर्थन दे रही थी। यूजीसी के रेगुलेशन में नरेंद्र मोदी को इस तरीके से पीटा गया और इस तरीके से ये किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के भीतर केवल सवाल, अभी जो जंतर मंतर पर लोग बैठे थे कल, सर एक मैं वाक्य बताता हूं। मैं फेसबुक पर कल एक पोस्ट लिखा था, एक बेगूसराय के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, मतलब जिला स्तर के नेता है, वो फोन करके मेरे से इतना बहस उन्होंने किया, आपत्ति दर्ज किया। मैं इस हवाले से केवल यह कहना चाहता हूं कि सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये जाति का है। चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे और भी पार्टियां को, लोजपा, किसी भी पार्टी का हो, एक खास समूह के लोग, एक खास वर्ग के लोग सीधे तलवार लेकर के संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि 2047 में हम जो है विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब तक सभी जाति वर्ग समूह के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जाएगा, अरे मूर्खों, बताओ कि कैसे तुम 2047 में जो है विकसित भारत बनाओगे? जब तक सभी वंचित समुदाय के लोगों का, दलित ओबीसी के लोगों का नीति निर्धारण में जब तक जो है भागीदारी नहीं होगी, तो कैसे जो है आप 2047 में विकसित भारत बनाओगे? ये बात सही है कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है, ये बात सही है कि हम बहुत वंचित कमजोर लोग हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि हमारे पास डॉक्टर रतनलाल जैसे, सूरज मंडल जैसे ऐसे इंटेलेक्चुअल भी है जो आपको बैठ के पढ़ा सकते हैं, आपके नीति निर्माण में आपके साथ बैठ करके भागीदारी दे सकते हैं, आपका नेतृत्व कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।